सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाइकान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है, और यही इस तरीके की बातें मुझे एक बंदे के द्वारा मेल में भी लिखी गई, जो मुझे पढ़ के रियलिटी में यार अंदर से अच्छा लगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले एक डेढ़ दिन में क्या हुआ। एक तरीके से यहाँ पर हम लोग एसएलवी जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो इसके चलते मैंने जो वी टॉक्स वाला चैनल है उसके ऊपर वीडियो अपलोड की। तो इसके चलते एक जो बच्चे के द्वारा मुझे मेल लिखा गया, उसमें ये लाइन भी यहाँ पर लिखी गई थी जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। बोला गया था कि इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड ए वे, इफ यू डोंट यू विल फाइंड ए एक्सक्यूज। यानी कि अगर आप लोग रियलिटी में कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसको करने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। पर लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं यार छोड़ो, जो चल रहा है चलने दो, उसको ऐसे देख लेंगे, बाद में जो होगा, तो दुनिया भर के एक्सक्यूज मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं चाहता तो स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते थे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मैं नॉर्मली क्या करता, एक मैसेज छोड़ देता टेलीग्राम के ऊपर या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर के ऊपर, और बोल देता यार वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, देखता हूं जब अपलोड होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। पर लेकिन जब तक वीडियो अपलोड नहीं हुई तब तक मतलब मुझे शांति नहीं मिली। ठीक है, अंदर से चुल रहती है कि मैंने कहा यार टाइम पे काम होना चाहिए। तो वो एक अजीब तरीके की फीलिंग आती रही मुझे। मैं कई बार ट्राई करता रहा, फिर मैंने गूगल की टीम से बात की, फिर मैंने मतलब हर जगह मतलब जो मैं हाथ पैर मार सकता था मैंने मारे हाथ पैर। फिर मैंने उसको क्या किया, दूसरे वाले चैनल पर अपलोड कर दिया, वो वहां पर जाकर पब्लिश हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इंसान जो है, जब लगता है, मुझे लगा था अगर वहां पर भी अपलोड नहीं होगी तो फिर इसको फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से एक नहीं कि इंसान जो है जो किसी काम को करना चाहता है, किसी चीज को अगर तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कहना तो उसको आपसे मिलाने में जुड़ जाती है। ये रियलिटी है। अगर लाइफ में आप लोग कुछ करना चाहते हैं ना, एक बार उसके बारे में सोचिए, सोचने के बाद में उसको बेसिकली एक तरीके से रिकॉल करते रहिए, आप लोगों को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही जाएगा। कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि रात में कोई चीज आप लोग सोचकर सोते हैं और सुबह तक आप लोगों को उसका आंसर मिल जाता है। तो इसलिए हमेशा लाइफ में अगर पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अप्रोच और प्रोग्रेसिव तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलोगे तो कोई ना कोई एक अच्छा सा प्यारा सा सोल्यूशन आप लोगों को उसका मिल ही जाएगा। बस आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए, अपनी सोच के ऊपर भरोसा रहना चाहिए, फिर रिजल्ट देखना दमादम आप लोगों के पास में आएगा। तो इस तरीके से यार जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में चल रही होंगी, सोचिए कि आप लोग उसका सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, और उसका सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर मिल जाएगा अगर आप लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट होगा और उस चीज को करने में आप लोगों का एक विश्वास होगा। ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। नहीं है तो इसको इंप्लीमेंट करके देखिए। मेरे साथ बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं जो मुझे लग रहा था नहीं हो पाएंगी, पर फिर भी मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट बनाए रखा और वो चीजें हो जाती हैं। ये 2 वीडियो आती हैं डेली, इनको शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। रेगुलर आप लोगों को शाम को 9 बजे नैनो मैगजीन देखने को मिलती है, पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। और दूसरा कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर जो यहाँ पर आप लोगों को कवर होता है, ये मॉर्निंग में 7 बजे आप लोग को देखने को मिलती है। वीडियो अगर देखने के बाद में आप लोगों को लगे कि यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है। इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें मिल जाती है यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर जो वीडियो अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को तुरंत इसका लिंक मिल जाता है। पीडीएफ के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगती है वो भी शेयर करता हूं। और हाँ, एक और जो एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा अभी एक छोटी सी नैनो मैगजीन तैयार की गई है, यानी कि एक तरीके से जो पीडीएफ फॉर्म में पूरी नैनो मैगजीन तैयार की गई है, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। डेट वाइज उनके द्वारा बड़ी ही प्यारी सी एक पीडीएफ तैयार की गई है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को उसको देखकर। आगे फ्यूचर में अगर चाहते हैं तो मैं बात करूंगा उस फैमिली मेंबर से कि वो फ्यूचर में उसको ऐसे प्रोवाइड करा दे। मतलब पर्सनली मुझे अच्छी लगी। फिलहाल मैंने अभी डाउनलोड तो नहीं कर रखी है इस वाले लैपटॉप में, दूसरे वाले में है, तो मैं भी दिखा नहीं पा रहा हूं आप लोगों को, पर लेकिन टेलीग्राम पर जब डालूंगा आप लोग उसको देखिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। पूरी एक मैगजीन बनाती है बिल्कुल, जैसे नॉर्मल में तो पीडीएफ की पीपीटी पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, उसने उसको मैगजीन में कन्वर्ट कर दिया है। तो पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी, मैं आप लोगों के साथ में उसको शेयर करूंगा, देखिएगा। आप लोगों को फिर अपना बताएगा क्या आप लोगों को उसके बारे में लगा, आगे फ्यूचर में किस तरीके से कुछ ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ऐसी कई सारी चीजें आती रहती हैं। आप लोगों का प्यार है बेसिकली, जो इस तरह आप लोग एफर्ट डालते हो, वरना एक तरीके से आप लोग सोच सकते हो, देखो एक बात वही हो जाती है कि इंसान ना जब कोई आप लोगों से दिल टूटकर प्यार करता है तो आप लोग भी फिर उससे उतना ही प्यार करते हैं। ठीक है, तो कई सारे बच्चे जिस तरीके से इस तरीके का एफर्ट दिखाते हैं, तो उसी तरीके का फिर मेरा भी मन करता है कि भाई यार मेहनत की जाए, चीजें कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए, वो वाली फीलिंग आती है फिर निकलकर। और ये रियलिटी भी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो वी टॉक्स वाले चैनल पर जो मैंने आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड कराई थी, जो बच्चों ने वहां पर नहीं देखी थी, आज मैंने दोनों को मर्ज कर ये एसएलवी चैनल पर ही उसको डाल दिया है। जिस किसी ने नहीं देखी थी, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों ने नहीं देखी थी, तो वो भी उसको देख लेना। वो पूरा एक मर्ज मैंने वीडियो डाल दिया लगभग 1.5 घंटे के, उसमें जो है बेसिकली 10 तारीख की नैनो मैगजीन, और इसी के साथ में जो द हिंदू का डिस्कशन पूरा उसके अंदर डिटेल में है। छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन यार मायने रखता है। ठीक है, एक एक नंबर पर इंसान के सिलेक्शन हो जाते हैं। ओके।
तो काफी शानदार और काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोग एंजॉय करना। जिस तरीके से मैं पढ़ाने में मजा लूंगा, आप लोग सुनने में मजा लेना। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू कैसे होगा, ये क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, आप लोग को ओवरव्यू मिल जाएगा, क्वेश्चन भी आ जाएंगे आप लोग के सामने। बात की जा रही है अभी की रिसेंटली एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसके द्वारा काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। रीजन क्या है, रीजन ये कि अंग्रेजों के हिसाब से कॉन्स्पिरेसी था ना, वो षड्यंत्र था, पर लेकिन हमारे लिए तो एक एक्शन था ना, हमारी आजादी को एक आगे डायरेक्शन देने के लिए और रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम पर भी हथियार खरीदने हैं, सबको एक तरीके से अलग अलग जो जहां पर जा रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ खर्चा, एक तरीके से नहीं, इंसान को एक बेसिक चीज चलाने के लिए पैसा चाहिएगा, तो वो वाली चीज है, तो उसके लिए उन्होंने चोरी की। और चोरी तो बोला गया उसको, हम लोग अपना ही तो पैसा छीन रहे थे अंग्रेजों से, उनका पैसा तो था नहीं, तो एक तरीके से काकोरी षड्यंत्र इसको बोला जा रहा था एक तरीके से। अब इसको यहां पर एक्शन बोला गया, अपने देश की आजादी को बेसिकली हम लोग आगे लेकर अग्रसित कर रहे थे अपनी आजादी की ओर। तो इसलिए यहां पर ये काफी पर्सनली अच्छा स्टेप लगा मुझे। कौन से राज्य के द्वारा ये बेसिकली चेंज किया गया ये बताना है आप लोगों को। कौन सी मिनिस्ट्री है जो डीप ओशन मिशन के बारे में बात कर रही है। लगभग 4077 करोड़ रुपए खर्च किए जाने आने वाले 5 साल के ऊपर। तो अच्छा है यार, इस तरीके से ओशन के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज हैं। पर लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को अलग डायरेक्शन में भी देखना पड़ेगा, जो मैं समझाऊंगा जब डिस्कस करेंगे, कि हाँ ये भी नहीं है कि हम लोग को बिल्कुल ओशन के अंदर भी चीजों को बर्बाद कर देना जैसे पृथ्वी पर बर्बाद कर दिए। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी कंस्ट्रक्ट किया गया वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये यहाँ पर बेसिकली ये टावर है जो कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। कहां पर है ये बेसिकली आप लोग को ये बताना है। तो हाईएस्ट है तो कहीं पहाड़ी इलाके में होगा, इतना तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो आंसर देखिए कौन कौन से यहाँ पर तुक्का नहीं है, तार तुक्का मार मुक्का, तो देखते हैं कौन कौन सा तार तुक्का मार मुक्का कर आंसर देता है। फिर तो मैं आप लोग को आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करूंगा ही। यहाँ पर बात की जा रही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके द्वारा इन्वाइट किए गए एप्लीकेशन पोस्ट किसके लिए, ये है यहाँ पर हेड किसका, नेशनल क्रिकेट अकेडमी का। तो इसका हेड करेंटली कौन है आप लोगों को ये बताना है। बहुत ही शांत खिलाड़ी है, उसको मतलब जो बहुत सही शांत खिलाड़ी है उनको इंडिया के लिए एक तरीके चीन की दीवार भी बोला जाता है टेस्ट की जो फील्ड में। अब आप लोग आंसर दे सकते हैं किसके द्वारा बताया गया है यहाँ पर, बेसिकली ओलंपिक गेम को अंदर जो है क्रिकेट को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। किस ईयर में इंक्लूड करने की बात की जा रही है, तो देखिए नेक्स्ट जो ओलंपिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं पेरिस में। तो पेरिस में ओलंपिक होंगे फ्रांस के अंदर में 2024 में, ठीक है। तो उसके लिए बात नहीं की जा रही है, 2028 के लिए बात की जा रही है। और 2028 में कहां पर होंगे ये आप लोगों को मैं आर्टिकल में बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर आप लोगों से कोई ये पूछ ले क्या आज से पहले ओलंपिक का पार्ट क्रिकेट रहा है, तो ये भी आप लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल रहा है। ये पेरिस ओलंपिक हुए थे, कब हुए थे, जब यहाँ पर ये रहा, तो ये आप लोग को बताना है। उस टाइम पर 2 क्रिकेट थी आमने सामने, तो इनके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। कम से कम एक का तो अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हैं, कॉमन सेंस है। अगर आप लोगों ने अब तक यहां तक सुन लिया है, एक का तो आंसर आप लोग दे सकते हैं कि एक कंट्री कौन सी होगी कम से कम इन 2 में से। यूएसए का एम्बेसडर जो बेसिकली उनके द्वारा भी बोला गया है कि एक तरीके से बोला क्या गया है, मतलब बोलने से बच रहा है कि जो यूएन के अंदर जो परमानेंट सीट होती है वो 5 कंट्री के पास में अभी फिलहाल, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इसी के साथ में रसिया हो गया, चाइना हो गया। पर लेकिन यहां पर G4 मेंबर को भी सपोर्ट किया है। तो G4 में एक इंडिया है, एक जापान है, तो बाकी के 2 कंट्री कौन से हैं जिनके लिए यूएन की जो सिक्योरिटी जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल के लिए परमानेंट सीट के बारे में बात करते हैं। परमानेंट वही सीट होती है जहां पर वीटो पावर रहती है हाथ में डिसीजन लेने के लिए, किसी भी डिसीजन को रोकने या फॉरवर्ड करने के लिए। कौन से 2 आर्टिकल इनके बारे में आप लोग को बताने हैं जो कि स्टेट को पावर देते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कौन सी है। पर लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद में स्टेट की ये पावर छीन ली गई थी, ये प्रेसिडेंट के हाथ में पावर दे दी, इनके सेंटर के हाथ में पावर दे दी, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो उसी के अंदर चेंज किया जा रहा है, तो उसी के चलते एक अमेंडमेंट लाया गया। डिटेल में जानेंगे, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में भी आप लोग को जानने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्टिंग काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है, अच्छे से आप लोग सुनिएगा टकटकी लगाकर। पहले बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में और उसकी थीम के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डे जो है यहाँ पर ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो 12 अगस्त के दिन यहाँ पर ये इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे जो है यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से अटेंशन गेन करने की कोशिश करता है कि किस तरीके से यूथ जो है वो एक तरीके से यहाँ पर कल्चर और लीगल इश्यूज के सराउंडिंग जो भी उनसे चीजें रहती हैं उसके बारे में फोकस कर सके। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जैसे आज के डेट में काफी सारी जनता जो है जो इंटरनेट पर रहती है, पर लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना भी जरूरी है अगर इंटरनेट पर है कि हाँ क्या चीजें आप लोग देख रहे हैं तो क्या चीजें आप लोगों को शेयर करनी चाहिए, क्या चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आज के जो यूथ है जिनके अंदर एक ह्यूज एनर्जी देखने को मिलती है, अगर आगे निकल कर आए
तो दुनिया भर की ऐसी चीजें जिनका वो सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो उसी को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। तो थीम कुछ ऐसी रखी गई है, बोला गया कि ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, क्योंकि फिलहाल जो है कोविड-19 के चलते दुनिया भर के लोग जो है वो भुखमरी का शिकार बन रहे हैं और लोगों के पास में इतना पैसा भी नहीं है कि वो उनकी हेल्प कर पाए, तो इसके चलते यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड द प्लेनेटरी हेल्थ, यानी कि ह्यूमन की हेल्थ के बारे में बात की जा रही है और प्लेनेटरी हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में इतना खाना है कि वो अपनी लाइफ तो एंजॉय कर ही पा रहे हैं, इसी के साथ में वो खाने को फेंक भी रहा है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एक रेस्पॉन्सिबल यूथ होगा, तो अगर होगा तो वो खाने को बर्बाद नहीं करेगा। तो इस तरीके से इन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों के पास में अच्छे खासे रिसोर्सेज है तो कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज जो है वो दूसरों की भी हेल्प करने में उनको यूज किया जाए तो एक अच्छी चीज रहती है। तो ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसे एफर्ट डाले जाएं जिनका एक मीनिंग निकल कर आए, तो यूथ जो है, जो आज के डेट में कई सारे लूडो, पबजी, इन सब में अपनी जो जिंदगी बर्बाद करते हैं फालतू की चीजों में, जो कि टाइम को ढंग से मैनेज करना नहीं जानते हैं, उनको अगर एक डायरेक्शन दे दी जाए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद साहब जी के द्वारा बोला गया था कि हमारी कंट्री की जो सबसे पावरफुल एक तरीके से जो चीज है वो यूथ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, जैसे मैंने आप लोगों को इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में बताया, नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और किस पर्सनैलिटी से लिंक्ड है, ये भी आप लोगों को बताना है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने लगेगा इनिशियल एज में ही, तो फिर आगे चलकर वो रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करेगा, ना कि इधर उधर टाइम को और अपने पैसे को, अपनी चीजों को बर्बाद करेगा। तो ये जरूरी है यूथ को इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए और सपोर्ट किया जाए। आइए अब शॉर्ट न्यूज के बारे में बात करेंगे, एक एक कर न्यूज देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया। कुछ क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर डायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और कुछ बैकग्राउंड में आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले जो यहाँ पर बात की जा रही है, अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर ये स्टेप उठाया गया, जो कि अप्रिशिएट करने वाला स्टेप है कि काकोरी ट्रेन जो कॉन्स्पिरेसी थी, जिसको षड्यंत्र बोला गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है। यानी कि एक तरीका एक्शन था हमारे देश में रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए, ताकि लोगों की हेल्प की जा सके, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सही तरीके से सही डायरेक्शन में लेकर हम लोग चल सके। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही थी। इसी के साथ में यहाँ पर जो काकोरी के बारे में बात करें तो देखिए क्या करना था, जैसे मान लो वहां से उन्होंने पैसा एक तरीके से वहां से उन्होंने जो पैसा छीना, एक तरीके से लूटना भी नहीं बोला जाएगा, अपनी ही कंट्री का पैसा था तो अपना ही पैसा ले रहे थे, तो एक तरीके से वो वेपन खरीदने के लिए यूज किया जाना था। तो 1925 में यहाँ पर ये बेसिकली इंसिडेंट देखने को मिला, जिसको अभी यहाँ पर एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए जो हमारे रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, इसका नाम चेंज कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ये इसके बारे में याद रखिए, क्योंकि जब यहां पर इसको षड्यंत्र बोलते थे तो एक तरीके से अपमानजनक यहां पर चीजें देखने को मिलती थी कि षड्यंत्र रचा गया था उनके द्वारा। षड्यंत्र नहीं था, ये अपने देश को आजाद करने के लिए एक एक्शन लिया गया था। ये एक अप्रिशिएट करने लायक मूव लगा मुझे ये, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में काकोरी ट्रेन जो कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पर, ये उसको बेसिकली काकोरी ट्रेन रोबरी भी बोला जाता था कई बार, ठीक है, पर लेकिन अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाएगा, तो ये अच्छी बात है। ये जो यहाँ पर बेसिकली प्लान किया गया था, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा, अशफाक उल्लाह खान जी के द्वारा यहाँ पर ये प्लान किया गया था, और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, तो इसके मेंबर थे जिनके द्वारा ये बेसिकली ट्राई किया गया था। इसके बाद में देखिए कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, इंसान का फिर बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस हत्या के बाद जब यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर ये एक्शन लिया गया, इसके बाद में कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली कि यहाँ पर इनको जो है अपनी जिंदगी जो है उससे हाथ धोने पड़े, एक तरीके से देश के लिए शहीद हो गई है। तो ऐसे फिर यहाँ पर आप लोगों को पता है अंग्रेज कितने कट्टर थे। आज की डेट में अगर कोई रेप भी कर देना किसी पर्टिकुलर लड़की का, कोई ऐसी दुर्घटना भी देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर कम से कम 8-8, 10-10 साल, उससे भी ज्यादा साल लग जाते हैं उसको फांसी मिलने में। उस टाइम पर अगर कोई छोटी सी भी यहाँ पर एक चोरी भी कर दी ना, 3-4 दिन के अंदर उस इंसान को फांसी पर चढ़ा देते थे। तो ये देखिए आप लोग किस तरीके की कंडीशन झेलनी पड़ती थी उस टाइम पर हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे। HRA जो है यहाँ पर ये स्टैब्लिश की गई थी यहाँ पर एक तरीके से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए। तो ब्रिटिश एम्पायर में यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो इंडिया को आजादी दिलाने के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए जो हमारे जो वीर सेनानी थे उनके द्वारा एक तरीके से जान की आहुति देकर हमारी कंट्री को ये आजादी दिलाई है। तो यार आसान तो नहीं है जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो हमेशा हम लोग को इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए और ये चीजें हमेशा पढ़नी चाहिए, सबको इन चीजों के बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आगे चलते हैं यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर जो बात की जा रही है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी बात की गई है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के बारे में। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो बेसिकली इसका पूरा नाम है यूनियन
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, जो कि मनसुख मांडविया के अंदर है। पहले यहां पर कौन थे? हर्षवर्धन साहब थे। तो इनके द्वारा बोला गया कि आने वाले टाइम में भारत में बायोटेक के द्वारा जो कोवैक्सीन दवाई बनाई जाती है वो यहां पर अंकलेश्वर गुजरात के अंदर भी इसको बनाया जाएगा। अभी फिलहाल जो है चीजों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बोला जा रहा है कि 25 मिलियन डोज अभी देखने को मिलेंगे। अभी 25 मिलियन डोज लगभग पर मंथ यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। तो ये फैसिलिटी और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 25 मिलियन आप लोगों के सामने हो गए तो 250 लाख आप लोग बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल तौर पर बोला जाए तो लगभग 2.5 करोड़ आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर आप लोगों को यहां पर चीज देखने को मिलेगी। जो दवाइयां हैं ज्यादातर लोगों के लिए और अच्छे से प्रोवाइड हम लोग करा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और हाँ, फैसिलिटी से एक बात यार छोटी सी याद आई मुझे। देखिए बेसिकली अभी फिलहाल जो है मैं जो है कई सारे बच्चे जो है अभी भी बहुत सारे मेल आ रहे हैं कि सर किताबों के बारे में आप लोगों को मैं मेल दिखाऊंगा, देखना। हालांकि मुझे मतलब नाम छिपा लूंगा, मैं आप लोगों को मेल दिखाऊं कितने सारे मेल है किताबों के बारे में। अभी इस महीने टोटल जो है अब तक का मैं 35 जो है लक्ष्मीकांत की किताबें जो है 35 नहीं 37 है, ठीक है 37 है। अभी 2 जो थी मैंने आज ही सेंड की थी। तो टोटल 37 किताबें जो है मैं अब तक लक्ष्मीकांत की प्रोवाइड करा चुका हूं, ठीक है। तो यार देखिए इस महीने का जो बेसिकली डोज है वो खत्म हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं 37 किताबें तो मैंने लक्ष्मीकांत की प्रोवाइड कराई। इसी के साथ में देखने को मिलेगा जो कई सारी जो स्पेक्ट्रम भी प्रोवाइड कराएगी, कई सारे बच्चे एनसीईआरटी मांग रहे हैं। तो 37 अगर लक्ष्मीकांत की आप लोग बात लगा लीजिए तो 600 रुपए की यहाँ पर आप लोगों की किताब देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग 22,000 रुपए की किताबें हो गई, मोटे मोटे तौर पर बोला जाए लगभग 22,000 के करीब की बैठ जाएंगी, 22,000 है उसके आसपास में। बाकी ये तो मैंने एक की बताई है लक्ष्मीकांत की, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर ये क्या कहते हैं जो स्पेक्ट्रम है उसकी भी है, और भी 2-3 किताबें कई सारे जो है एटलस वगैरह भी बोल रहे थे, ठीक है। तो चीजें यार देखिए एक लिमिटेड ही रिसोर्सेज रहते हैं, तो उससे फालतू यार थोड़ा सा अब आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी सारी चीजें होती है इनमें से बेसिकली लगभग 60% पैसे तो मैंने अपने पास से लगाए हैं। कुछ पैसे जो है मेंबरशिप की हेल्प से हो गए, कई सारे बच्चों के द्वारा अभी ज्वाइन किए गए, कुछ पैसे मैं वहां से निकाल के मतलब वहां से जो आते हैं उनको मैं यूज कर लेता हूँ। पर लेकिन उसमें भी देखो आप लोगों को पता है यार चीजें लिमिटेड है। एक बच्चे के द्वारा मेल भी लिखा गया, हालांकि बोला है सर कम से कम इतना तो रखो कि एक लक्ष्मीकांत की किताब की कीमत यहाँ से निकल जाए, क्योंकि जो मेंबरशिप है वो ओनली 159 रुपीज की है। इसीलिए मैंने बताया था ना कि एक पेरेंट्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि 15,000 रुपए देने की बात कर रहे थे, और भी कई सारे ऐसे मेल आ रहे हैं। तो मुझे कई बार तो मतलब नहीं पता ऐसा फील होने लगता है कि यार कैसे किया जाए, क्योंकि अभी अगर मैं आप लोगों को मेल भी दिखाऊं तो उसमें मैक्सिमम किताबों के देखने को मिलेंगे। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर मेरे 2 पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की दोनों की डेथ हो गई है अभी फिलहाल कोविड-19 के चलते, और मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं है, मैं अपने बेसिकली दादा दादी के पास रह रही हूँ फिलहाल अभी, तो इसके चलते मैं उनसे किताबों के लिए नहीं बोल पा रही हूँ, तो मेरी हेल्प कर देना। तो यार अंदर से ना बड़ी अजीब सी फीलिंग हो जाती है कई बार ऐसे अगर मेल आते हैं ना मेरे पास में, मतलब फिर मतलब मैं क्या ही कर पाऊं, बस उसमें फिर देखना पड़ता है जैसे तैसे जहां से भी किया जाए, फिर चीजें करनी पड़ती है। पर लेकिन ये चीजें मेरे से चल नहीं रही हैं, कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं। मैंने बोल तो दिया कि मैं किताबें प्रोवाइड कराऊंगा, पर किताबों के साथ में जो इमोशनलिटी जुड़ गई है ना, इतने सारे मेल आ रहे हैं वो भी ऐसे वो अंदर से आना, फिर जिस तरीके से मतलब झकझोर जैसे रहते हैं। कई बार तो सोते टाइम भी ना मेरे दिमाग में चलती रहती हैं चीजें कि यार उसको भेज दी, उसको पता नहीं मिली है, इसको यार इसको भी भेजनी थी, ऐसा कैसे, मतलब चीजें अलग डायरेक्शन में हो गई, मैं ना अलग डायरेक्शन में पहुंच गया हूं। जिस तरीके से मैंने सोचा था कि महीने में ठीक है 2-4 15-20 किताबें प्रोवाइड करा दूंगा जितना मेरे से होगा, पर लेकिन वो चीजें अलग ही पैटर्न में होती जा रही हैं, जो कि मुझे अंदर से भी अब थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगी हैं कि इतना चीजें बढ़ गई हैं कि मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ उसको। मुझे लग रहा था कि मैंने ठीक है यार चलो 10-15 हजार रुपए तक का सही है, पर लेकिन चीजें जिस तरीके से बढ़ रही हैं उस तरीके से मतलब नहीं हो पा रही है चीजें, कहने का मतलब ये है। तो इसको पता नहीं किस तरीके से मैं कंटिन्यू करूंगा या फिर क्या किया जाए, पर लेकिन मेल कंटिन्यूअसली आए जा रहे हैं बहुत सारे। हाँ कई सारे बच्चे भी आगे आ रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो खुद की बुक डोनेट कर रहे हैं, तो मैंने उनके साथ में कईयों के मेल भी शेयर किए हैं। तो जैसे ही मैं मेल शेयर करता हूँ ना किसी के साथ में, तो अगर आप लोगों को किताबें मिल जाती है तो आप लोग एक बार प्लीज इन्फॉर्म भी कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यार क्या करते हैं, पर लेकिन मुझे लग रहा है मैंने चीजें जो है स्टार्ट करके मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ बेसिकली, कहने का मतलब ये है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसका मेल आ चुका है और कई ऐसी कंडीशन बनी है तो फिर कम से कम कुछ हेल्प होनी चाहिए, और वो मेरे बस से बाहर हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ कई बार यार इन चीज़ों को देख के। चलिए ठीक है जो भी है देखते हैं, उन्हें कहते हैं कि ऊपर वाला है तो सब अच्छा चलता रहता है, देखता हूं क्या सोल्यूशन इसका करेंगे। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसको अगर आप लोग देखते हैं तो उसके बारे में बेसिकली उसने सपोर्ट किया है कि आने वाले टाइम में क्रिकेट को ओलंपिक का गेम बनाने की बात की जा रही है, ओलंपिक का पार्ट बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो लॉस एंजलिस के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो लॉस एंजलिस में जो 2028 में गेम होने वाले हैं उसके अंदर इसको पार्ट बनाने की बात की जा रही है, तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में है। तो इफ अगर बात करें हम लोग यहां पर क्या
क्या क्रिकेट जो है ये 128 साल के बाद में अब ओलंपिक का पार्ट बनेगा, अगर ये पार्ट बनता है 2028 में। मैंने बताया था ना कि लगभग अगर बात करें तो 1900 के करीब में यहां पर ये जो पेरिस में ओलंपिक गेम हुए थे, तो उस टाइम पर क्रिकेट पार्ट था, और क्रिकेट पार्ट था ओनली 2 टीम यहां पर थी। एक तो मैंने बताया कॉमन सेंस, क्योंकि पेरिस था तो एक तरीके से फ्रांस की टीम होगी जो होस्ट कंट्री है, और दूसरा ग्रेट ब्रिटेन की टीम थी जहां पर क्रिकेट जो है बेसिकली नॉर्मली स्टार्ट माना जाता है। तो इन 2 टीम के द्वारा उस टाइम पर क्रिकेट खेला गया था। तो अगर 2028 में क्रिकेट पार्ट बन जाता है तो लगभग 1900 के बाद में लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि 128 साल बाद यहां पर फिर से क्रिकेट का जो पार्ट, क्रिकेट जो है इसका पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में आप लोगों से बात की, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। अगर आगे चलते हैं तो लगभग 300 मिलियन के करीब क्रिकेट के फैन है आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये बात करें यहां पर यूएसए के अंदर बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आने वाले टाइम में बोला जाए कि इसको यादगार बनाना है, अगर यहां पर लॉस एंजलिस में जो यहां पर ओलंपिक होंगे 2028 में, तो क्रिकेट को उसका पार्ट बनाना एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात आप लोग बोल सकते हैं। तो उसको उसका पार्ट बनाकर हम लोग को चलना चाहिए। अगर बात करूं यहां पर तो बेसिकली बात की जा रही है बर्मिंघम के बारे में। 2022 में यहां पर इसको क्रिकेट को इसके अंदर इंक्लूड करने की बात की जा रही है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर में। तो इस तरीके से क्रिकेट की और ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से कि फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और ओलंपिक का पार्ट बन जाएगा। तो वैसे तो आप लोगों को देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने को मिलती है, और अगर ओलंपिक का भी पार्ट बन जाता है, ये रियलिटी में यार अप्रिशिएट करने लायक बात होगी, खासकर हमारी कंट्री के लिए। तो जैसे हॉकी में हम लोग गोल्ड जीता करते थे ना, आने वाले टाइम में क्रिकेट के लिए भी हम लोग कई सारे गोल्ड जीते हुए नजर आएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसके चलते। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं और भी यहां पर, जिस तरीके से अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है अभी यहां पर नेक्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट का कहां पर होने वाला है, तो ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखना। ओके, और हाँ, अगर किसी को यार देखिए लगता है ना पीडीएफ से काम चल जाता है, तो पीडीएफ से काम चला लो, क्योंकि पीडीएफ तो रहती है सारी, पीडीएफ तो मैं फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि जो बेसिक किताब है वो तो आप लोगों को पता है 600 के करीब की पड़ती है, 600 7-8 के करीब की अमेजन पे मिल रही है। पर पीडीएफ से अगर आप लोग काम चला लो, तो मैं जिसको मैं नॉर्मल किताबें नहीं भेज पा रहा हूं, तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर दे रहा हूं। पर लेकिन फिर बोल रहे हैं सर पीडीएफ तो नहीं हो पाएगी। तो मतलब देखो, तब तक कम से कम कुछ तो करो कि उससे जब तक चीजें थोड़ी होती हैं, अगले महीने फिर से चीजें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, फिर अगले महीने से फिर लिमिटेड ही चीजें है ना, देखो लिमिटेड ही चीजों को लोगों को प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो उसके तरीके से भी आप लोग थोड़ा सा पीडीएफ को मैनेज कर लीजिए तब तक, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो स्टेट उनके द्वारा बोला गया है इंडिपेंडेंट चार्ज है जितेंद्र सिंह के ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में अगर बात करते हैं आप लोग, ठीक है, मिनिस्ट्री अगर बात करें यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज है अर्थ साइंस का, उनके द्वारा डीप ओशन मिशन जो है उसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। इसके लिए 4077 करोड़ रुपए की बात यहां पर की गई है। तो 5 साल के लिए मिशन रहने वाला है, 2021 से स्टार्ट होगा तो 2026 तक ये मिशन चलेगा। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा यार ये डीप ओशन मिशन क्या है। डीप ओशन मिशन बेसिकली समुद्र के अंदर से रिसोर्सेज को निकालना। तो यहां पर आप लोग देखते हैं कुछ ऐसा सिस्टम से समुद्र के अंदर जो है चीजों को उतारा जाएगा, और फिर वहां से जो समुद्र की तलहटी पर यहां पर कोई रोबोट टाइप का ऐसा यहां पर सिस्टम जाएगा, तो उससे यहां पर फिर उससे जो है चीजों को इकट्ठा किया जाएगा। और चीजें भी क्या यहां पर ये पॉलीमेटेलिक नेड्यूल जो रहते हैं, मतलब एक पत्थरनुमा सॉलिड मास आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके अंदर काफी सारी हैवी मेटल भी आप लोगों को नजर आएगी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये माना जाता है कि अब तक यहां पर समुद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग निकाल नहीं पाए हैं, तो इनको अगर निकाल पाएंगे तो आगे बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो इससे हमारी कंट्री को भी काफी फायदा होगा। पर लेकिन अभी हम लोग 500 मीटर तक ही यहां पर जा पा रहे हैं, जबकि टारगेट क्या है, लगभग टारगेट है यहां पर 6000 मीटर तक नीचे जाने का टारगेट है, तब जाकर और अच्छी चीजों को हम लोग निकाल पाएंगे। पर उस लेवल पर टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं है, तो 2022 तक का टारगेट रखा जा रहा है कि और अच्छे से हम लोग चीजों को डेवलप कर पाएंगे। पर लेकिन जैसा मैंने बताया था कि अंधाधुंध चीजों को नहीं करने, लाइफ बिलो वाटर को हम लोग को बर्बाद नहीं करना है। जैसे लाइफ ऑन लैंड हम लोग बर्बाद कर चुके हैं, यानी कि जमीन के ऊपर जो जीवन है उसको हम लोग बर्बाद कर चुके हैं, तो जमीन के नीचे का जो जीवन है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, तभी चीजें जो है वो सही पैटर्न में हम लोग कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये, बेसिकली एक तरीके से अगर रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर पा रहे हैं। पर लेकिन जो समुद्र के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में भी हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। डीप ओशन मिशन जो है यहाँ पर ये मल्टी मिनिस्ट्रियल और मल्टी डिसिप्लिनरी ये प्रोग्राम आप लोग को देखने को मिलेगा एक तरीके से। ये कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का नहीं है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी है, तो इस तरीके से मिलकर काम किया जाएगा। तो अकेले बस की एक मिनिस्ट्री का काम नहीं, यहाँ पर सब मिलकर आएंगे तभी चीजें यहाँ पर हो पाएगी। तो इसके चलते यहाँ पर डीप सी टेक्नोलॉजी अगर यहाँ पर हम लोग यूज
कर पा रहे हैं। तो इसको आने वाले टाइम में चीजों को जो अब तक जो एक्सप्लोर नहीं की गई ओशन के नीचे हम लोगों ने, जो बेसिकली मेरीन जो बायोलॉजी है उसको हम लोग आगे से लेकर किस तरीके से आगे लेकर चल पाएंगे और कैसे कैपेसिटी बिल्ड कराएंगे। तो अभी टारगेट जो मैंने बताया ना 6000 मीटर तक पहुंचने का है, जबकि 500 मीटर अभी हम लोग लगभग पहुंच रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो आगे आने वाले टाइम में जैसे साइंटिफिक सेंसर होंगे, टूल होंगे डीप सी माइनिंग के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है, मेरीन रिसोर्सेज को, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। एक टाइम था हमारे पास में खटके के फोन हुआ करते थे, आज की डेट में टच स्क्रीन है, हम लोग 2G यूज किया करते थे, अभी 3G और 4G के चलते 5G भी मार्केट में आने वाला है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाती है, तो रिसोर्सेज बढ़ते चले जाते हैं, उसी तरीके से फिर ज्यादा यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। देखिए छोटी सी बातें होती हैं, कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप लोग चीजों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा चीजें अगर इनके बारे में याद रख लेंगे तो कई बार ऐसी स्टेटमेंट रहती है उनमें से 2 ऑप्शन आप लोगों को पता होता है, अगर थोड़ा सा भी याद आ जाएंगी चीजें तो और कई सारी चीजें आप लोग याद रख पाएंगे। तो छोटी सी बातें जो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलता हूं, इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात की जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो अभी स्टेब्लिश किया गया है, एक तरीके से एडवांस जो लैंडिंग ग्राउंड कहां पर, लद्दाख के अंदर में। तो लद्दाख जो है अभी रिसेंटली नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई है और लद्दाख के अंदर अगर कोई भी चीज इस तरीके से स्टेब्लिश की जाती है तो आने वाले टाइम में न्यूज बन सकती है एक अच्छी खासी, जो कि एग्जाम के लिए पूछी जा सके क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला रीजन कितना ज्यादा न्यूज में रहता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है यहां पर इसका एम रहता है कि जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जो यहां भी उसको फिक्स करना, एक तरीके से फिक्स करना विंग एयरक्राफ्ट किस तरीके से हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को किस तरीके से लद्दाख वाले रीजन में हम लोग अपनी सिक्योरिटी को भी दुरुस्त बना सकते हैं। तो इंडिया के द्वारा यहां पर मल्टीपल ऑपरेशन यहां पर एक तरीके से यहां पर देखने को मिलते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन चलाए जाते हैं और मल्टीपल ऑप्शन भी इनके द्वारा बेसिकली डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, खासकर ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में। इसी के साथ में यहां पर ऑलरेडी डिप्लॉय किए जा चुके हैं, यहां पर ये है इग्ला मैन पोर्टल, ये एयर डिफेंस मिसाइल है, इसको आप लोग यहां पर देखते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन कंधे पर लेकर चलता है और उसको टेस्ट फायर कर सकते हैं। ये वाली मिसाइल का सिस्टम भी स्टैब्लिश किया जा रहा है। आप लोग बोलेंगे आखिर चल क्या रहा है लद्दाख के अंदर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को इसको थोड़ा सा समझने के लिए अभी मैं आप लोगों से कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, बेसिकली चाइना वाला इशू। तो लद्दाख में अक्साई चीन के सामने, यहां पर चाइना के सामने काफी सारी झड़प चल रही है, तो उसके चलते हम लोग चाइना को सामने से टैकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग अगर वहां पर चाइना के सामने डटे रहेंगे तो नॉर्मली क्या होता था, हम लोग चीजों को इग्नोर कर देते थे, पर अब इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग डटकर सामना कर रहे हैं चाइना का। तो इसके चलते यहां पर ये सारे रिसोर्सेज की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है और हम लोग इनको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो फाइटर एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग MiG-29 और राफेल जो है यहां पर ये ईस्टर्न लद्दाख के अंदर ये भी यहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं कि चाइना के सामने किसी भी लेवल पर हम लोग हल्के नहीं पड़ेंगे, भारी पड़ जाएं चाइना को। तो इसलिए यहां पर जरूरी है यहां पर ये सारी टेक्नोलॉजी को भी डिप्लॉय करना। तो अच्छा एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं चाइना को टैकल करने का, क्योंकि चाइना जो है वो कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास कर चुका है, खासकर अगर बात करें तो जो यहाँ पर LAC के आसपास में, तो हमको भी करना पड़ेगा ना कुछ ऐसे। कल को पता चला चाइना फिर से अटैक कर रहा है, फिर से उसको यहाँ पर फायदा हो रहा है, तो हमको भी कुछ इस तरीके की चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। तो बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं, पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करूं, जैसे बात की जा रही है यहां पर राहुल द्रविड़ के बारे में, तो राहुल द्रविड़ जो है प्रेजेंट टाइम पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं। तो BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, इसके द्वारा इन्वाइट किए गए एप्लीकेशन, जिसमें अब यहां पर बेसिकली कोशिश की जाएगी कि इस पोस्ट को भरा जाए। ठीक है, क्योंकि इनका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रहा है। तो अगर बात करें यहां पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यहां पर ये, जो कि सेक्रेटरी जो होते हैं BCCI के डायरेक्ट उनको ये रिपोर्ट करेंगे। 25 से लेकर 30 के करीब लोग जो है इनके नीचे रहते हैं और 12 ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। तो अगस्त 15 से यहां पर ये बेसिकली जो एप्लीकेशन जो है अगस्त 15 तक यहां पर सबमिट किए जाएंगे, लगभग रात को 12:30 बजे तक। फिर उसमें से यहां पर चीजों को चूज किया जाएगा और जैसे भी होगा। तो इसके चलते जो ये क्या काम करेंगे यहां पर, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, आखिर ये काम क्या करेगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये क्रिकेट के लिए कोचिंग प्रोग्राम चलाते हैं यहां पर ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर के अंदर में, ये आप लोग याद रखना। बाकी यहां पर जो भी इमर्जिंग यूथ है क्रिकेट के फील्ड में, अगर कोई फीमेल है या फिर मेल प्लेयर अगर आना चाहता है तो उसको तैयार किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, ट्रेनिंग कैसे चल रही है उन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर क्रिकेट को लेकर, ताकि क्रिकेट को एक सही डायरेक्शन में हम लोग लेकर चल सकें। तो यह है यहां पर एक तरीका जो कि हम लोगों ने यहां पर ये बेसिकली तरीका यहां पर इंप्लीमेंट किया है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन भी बन जाए तो आप लोग, जो मैंने आप लोगों से पूछा है वो जरूर याद रखना। क्रिकेट जो है आज के डेट में अगर IPL इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में बात करें, वर्ल्ड में काफी ज्यादा एक इंपोर्टेंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। दुनिया भर का पैसा है IPL में अगर बात की जाए तो आज के डेट में।
इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर आईपीएल एक तरीके से, एक नहीं कहते कि काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है कंट्री की जीडीपी के अंदर भी, बहुत सारा पैसा यहां पर देखने को मिलता है। यार मुझे तो ये लगना चाहिए कि जैसे एजुकेशन के लिए ना, अगर जैसे आईपीएल हो गया जहां जहां से बहुत सारा पैसा आता है, कम से कम उसमें से 1% या फिर 2% भी अगर पैसा निकाल के एजुकेशन के लिए दे दिया जाए कि हाँ जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बुक वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन किया सकता है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है बच्चों को, तो कम से कम कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए। एजुकेशन के लिए तो अलग से सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में थी बेसिकली इंफॉर्मेशन। आगे चलता हूं यहां पर, आगे बेसिकली इंटरनेशनल न्यूज है, डिटेल में समझेंगे, कई सारी बातें आप लोगों को नहीं जानने को मिलेगी जो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, और कुछ डिटेल में चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। देखिए यूएसए है ना, वो दोगला इंसान है, हमेशा अपना रंग बदलता रहता है। कभी यूएसए आप लोग कैसा नजर आएगा, कभी आप लोग कैसा नजर आएगा। ओबामा और ट्रंप के टाइम पर यूएसए हमको यूएन के अंदर परमानेंट सीट के लिए हमेशा सपोर्ट करता था, पर लेकिन अभी जब से जो बाइडेन आए उसके चलते अब रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि रंग बदलते रिश्ते हो रहे हैं यहां पर इनके। तो हो क्या रहा है बेसिकली, हो ऐसा रहा है कि आज की डेट में इनके द्वारा आधे दिल से हमको सपोर्ट किया जा रहा है, आधे मन से, यानी कि पूरा खुलकर सामने नहीं आ रहे इंडिया को यूएन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए। तो ये चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल परमानेंट सीट में 5 मेंबर है, इनके पास में वीटो पावर है, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, इसी के साथ में फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनके पास में परमानेंट सीट है। जैसे बोला ना 5 परमानेंट वीटो पावर इनके पास में है। अगर बात करें नॉन परमानेंट मेंबर कहां से आते हैं, 2 अफ्रीका से निकल कर आते हैं, 2 एशिया से, 2 लैटिन अमेरिका से, यूरोप से 2 आते हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 आता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए बेसिकली परमानेंट मेंबर 5 हैं। 5 कौन कौन है यहां पर, फ्रांस हो गया और यूके हो गया। दोनों कहां से हैं, दोनों के दोनों यूरोप से आ गए, ठीक है। रसिया हो गया जो कि आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है, तो इसको भी आप लोग यूरोप से बोल सकते हो। यूएसए हो गया, यहां पर आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका से देखने को मिलेगा। चाइना हो गया, इकलौता एशिया से सामने निकल कर आया। तो यहां पर अगर आज के लिए बात करें ना, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कोई है, ठीक है, इसी के साथ में ना ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन से कोई आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रही है यूएन के अंदर में। तो कैसे यूएन को एक इंटरनेशनल बॉडी आप लोग बोल सकते हैं सबके हितों का ध्यान रखने वाली, तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन तो सबकी होनी चाहिए ना, तो वो वाली कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अभी उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जो यूएसए के जो सपोर्टर हैं यहां पर, अगर उनके बारे में मैं बात, जो यूएसए की जो सपोर्ट है यहां पर, जो बेसिकली यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, वो सपोर्ट तो चाहते हैं कि हाँ यूएसए की इसके अंदर एक तरीके से अच्छा खासा रिफॉर्म होना चाहिए, सपोर्ट तो दे रहे हैं, पर लेकिन अगर बात करें यहां पर परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर को भी लाने की बात की जा रही है, पर लेकिन वीटो पावर नहीं चाह रहे कि 5 मेंबर से ज्यादा वीटो पावर बढ़े। यानी कि कल को अगर यहां पर परमानेंट मेंबर इंडिया भी जाकर जुड़ जाए, पर वीटो पावर इन 5 के पास में रहे, यानी कि नए मेंबर जो जुड़े उनके पास में वीटो पावर नहीं होनी चाहिए। वीटो पावर होती क्या है, अगर कोई काम होना है और इनमें से 5 में से एक भी मेंबर ने बोल दिया ये काम नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी है कि 3 ने बोल दिया तो होगा, 2 रह गए तो कोई बात नहीं है, नहीं, 5 को साथ में रहना पड़ेगा, 5 के 5 को हाँ भरनी पड़ेगी, तभी यहां पर वो काम होगा, वरना वो काम नहीं होगा। ये सबसे घटिया मुझे यूएन की बेसिकली जहां पर चीजें लाई गई थी, सबसे घटिया ये एक तरीका आप लोग यहां पर एक पावर बोल सकते हैं, जिसको ये हमेशा अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, ना कि पर्टिकुलर ऑल ओवर वर्ल्ड के फायदे के लिए यूज किया जाता है। तो अभी यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव थे यहां पर, एम्बेसडर जो यूएसए के यूएन के अंदर में, उनके द्वारा इंडिया को सपोर्ट नहीं किया गया खुले दिल से। एक तरीके से बोला गया कि जो G4 मेंबर है, याद रखिएगा G4 में एक तो इंडिया आता है, एक जापान, एक जर्मनी, एक ब्राजील, तो टोटल मिलाकर ये मेंबर आप लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे। ये परमानेंट सीट के लिए काफी लंबे समय से बातें कर रहे हैं। तो ना तो नॉर्थ, ना तो आप लोगों को देखिए, अगर आप लोगों को मैं मैप दिखाऊं यहां पर बेसिकली, तब आप लोग और अच्छी चीजों को समझ पाएंगे। अभी यहां पर 2 मेंबर तो यूरोप से निकल कर आ गए, ठीक है, एक हो गया परमानेंट सीट के लिए यूएसए, एक हो गया यहां पर चाइना, एक हो गया रसिया, ठीक है। तो टोटल ये 5 है जिनके पास में वीटो है। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के बारे में कौन बात करेगा, इसी तरीके से अफ्रीका वाले रीजन के बारे में कौन बात करेगा, साउथ अमेरिका वाले रीजन के बारे में कौन बात करेगा। यहां तो यार रिप्रेजेंटेशन यूएन में किसी की कुछ ही नहीं है, तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इनकी रिप्रेजेंटेशन कहां से आएगी। तो इनको ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे, इनको ना सीट दे रखी है ना पावर दे रखी है, सारी पावर बस इन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। तो इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है यहां पर। ये अगर बात की जाए यहां पर एक तरीके से जो यूनाइटेड 4 जो कंसेंसस, अगर यूएफओ ग्रुप जो है पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इटली और अर्जेंटीना, वे G4 की मेंबरशिप को अपोज करते हैं। आप लोगों को पता है जहां हम लोग जाएंगे वहां पाकिस्तान हमारे अपोज में खड़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। देखिए नॉर्मली अगर जब 2 भाई अलग होते हैं ना, सबसे खतरनाक चीज यही निकल कर आती है, पड़ोसी एक बार को साथ में हो जाएंगे पर उन दोनों में कभी नहीं बनेगी, ये कंडीशन होती है। तो अभी यहां पर पाकिस्तान पहले हमारा पार्ट था, अब अलग हो गया, तो आज के दिन में आप लोग समझ रहे हैं कि सिचुएशन क्या यहां पर बन रही है।
जो कि सोचने वाली होती है। अभी यूएन के अंदर जो रिफॉर्म है उसमें कई सारी दिक्कतें हैं। एक तो बात करें तो जो अनडेमोक्रेटिक नेचर है यूएन का, जैसे बोला जाए ना, अभी यहां पर अगर बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को छोड़कर बाकी कई सारे रीजन है, जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, कई सारे आइलैंड है जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यूएन के अंदर में। तो जब रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो यूएन उनके हक में फैसला कैसे ले सकता है, क्योंकि वहां तो उनकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी तभी तो उनके हक में फैसला लेना चाहिए इसको। तो ये एक तरीके से मिसयूज किया जाता है पावर का, जिसे चाइना है पाकिस्तान को बचाने के लिए यूज करता है अगर कोई दिक्कत होती है। अगर बात करें यहां पर यूएसए, वो इजराइल को बचाने के लिए यूज करता है अगर कोई दिक्कत होती है। इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग कंट्री जो भी यहां पर है वो अपने फायदे के लिए वीटो पावर यूज करती है, ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड को जो एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वीटो पावर दी गई थी उसमें वहां पर ये यूज कर रही है। यानी कि पर्सनल गेन के लिए हो गया भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि जो इनका पर्सनल एक तरीके से ससुराल बन गया इनका यहां पर यूएन, और वहां पर अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये गलत चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। लैक ऑफ गुड गवर्नेंस आप लोगों को, ग्लोबल गवर्नेंस में भी आप लोगों को चीजें अच्छी से नजर नहीं आएंगी। यूएन ऐसा लगता है कि कहने के लिए यूएन है, ना तो इजराइल का इशू सुलझा उससे, ना अफगानिस्तान का इशू सुलझा, ना भी यहां पर आप लोग देखिए म्यांमार के अंदर गृह युद्ध छिड़ने वाला है। तो काहे का यूएन रह गया यार, जब तुम सोल्यूशन ही निकल पाते हो। अगर कोई दिक्कत होनी चाहिए यूएन तो ऐसा होना चाहिए, एक बार बोल देता हो झट मंगनी और पट भैया तुरंत सोल्यूशन निकले, पर नहीं। इंटरनेट के बारे में बात करें, स्पेस के बारे में बात करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करें, तो कहीं भी ऐसे प्रॉपर रेगुलेशन नहीं जिनको आप लोग बोल सके यूएन जो है शानदार तरीके से काम कर रहा है। भाई साहब यूएन के अंदर मैटर पहुंच गया, अब तो सुलझ ही जाएगा यहां पर, बल्कि लटकाए और रखते हैं। हमारी कंट्री का मैटर देख लो, इंडिया और पाकिस्तान का यूएन के अंदर कब से पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको लेकर आप लोग देख लीजिए क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि हमारी कंट्री को मेंबरशिप मिल रही थी बेसिकली 1950 में, और इसी के साथ में फिर 1955 में भी, ठीक है, हमको मेंबरशिप मिल रही थी। पर लेकिन उस टाइम पर बेसिकली आप लोगों को पता है हम लोग नए नए आजाद हुए थे 1947 में, और उस टाइम पर गृह एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, जो कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध जिसको आप लोग बोल सकते हैं, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, तो हम लोगों ने अपना अलग से नॉन अलाइंग मूवमेंट जिसको आप लोग नेम बोलते हैं वो ग्रुप बना लिया। हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग किसी का भी पार्ट बने, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया कोल्ड वॉर के चलते, क्योंकि वरना हम लोग भी इनके पीछे पड़ जाते उस टाइम पर। तो ये बेसिकली चीज देखने को मिलती है। पर लेकिन तब तो हम लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने कहते कि जब ऑफर मिले उस टाइम पर ले लेना चाहिए, आगे पता नहीं क्या चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो हमेशा हम लोग को किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। आज की डेट में हम लोग परेशान है इसका पार्ट बनने के लिए, पर हम लोग इसका पार्ट नहीं बन पा रहे हैं, तो अब हमको अपोजिट में चीजें झेलनी पड़ रही है। तो इस तरीके से कई सारी दिक्कतें सामने निकल कर आती है कई बार। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को आइडिया रखना है इसके बारे में, ठीक है। बाकी कई बार ये बोला था कि इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट को फॉलो नहीं किया जा रहा है ढंग से, और कई सारी बातें मतलब फालतू की आनंद फानन की बातें बोलकर कोशिश की जाती है कि इंडिया को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट ना मिले। तो वही है कि बात की अगर उस टाइम पर मिल जाती तो अच्छा बात था, अब तो खैर टफ ही पड़ जाएगी। ऐसा माहौल हो चुका है इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर आप लोग बात करेंगे तो, ठीक है। आगे बात चलते हैं। अगर पास्ट में कोई गलती की गई हो तो उसको एक तरीके से सुधार लेना चाहिए, उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए, ये बातें बोली जा रही है इस न्यूज में। क्या है बेसिकली, पास्ट में आप लोगों को पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी हम लोगों के द्वारा साइन की गई पाकिस्तान के साथ में, उस टाइम पर और आज के टाइम में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करूंगा, पहले आप लोग समझिए यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी थी क्या। इंडस वाटर ट्रीटी ये इंडस रिवर के इर्द गिर्द जो रिवर है उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी 1960 के अंदर में। 1960 में जब ये साइन की गई तो हमारी साइड से थे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान की साइड से यहाँ पर थे अयूब खान। तो अयूब खान और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये जो ट्रीटी साइन की गई थी, ये बेसिकली ब्रोकर कौन था यहाँ पर, मिडिल, जिसको मिडिल पर्सन बोलते हैं, तो वो था वहां पर वर्ल्ड बैंक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना। तो वर्ल्ड बैंक था यहाँ पर बेसिकली दोनों के बीच में सुलह करवाने वाला। तो उस टाइम पर पानी को यूज करने के लिए हमारे बीच में बेसिकली एक तरीके से नहीं, एक हमारे बीच में बेसिकली एक ट्रीटी हुई जिसको हम लोग को लेकर चलना था 6 रिवर को लेकर। 3 रिवर तो पाकिस्तान के हिस्से में आ गई, इंडस हो गया, झेलम हो गया और चेनाब हो गया, ठीक है। बाकी का अगर बात करें तो इंडिया के हिस्से में आ गई, रवि हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। तो ये जो 1960 में ट्रीटी साइन की गई थी, और ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं 2021 में, तो आप लोग मोटे मोटे तौर पर देख सकते हैं कि आज के डेट में 61 साल यहां पर हो रहे हैं, 60 साल तो पूरे हो गए। तो 60 साल पूरे हो चुके हैं। उस टाइम पर कुछ और कंडीशन थी, पॉपुलेशन कुछ और थी, इन्वायरमेंट के रिलेटेड कंडीशन कुछ और थी। आज चीजें चेंज हो चुकी है, बोला रहे इसको रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में चीजें काफी चेंज हो चुकी है। तो यहां पर अगर बात करें तो ब्यास, रवि, सतलज जो है वो इंडिया के हिस्से में आती है, और अगर बात करें यहां पर इंडस, चेनाब, झेलम जो है पाकिस्तान के हिस्से में आती है। इंडिया को अलाउ किया था 20% जो वाटर इंडस वाटर का इरिगेशन या फिर पावर जनरेशन ट्रांसपोर्ट के लिए वो यूज कर सकते हैं। परमानेंट कमीशन बनाया गया, कल को कोई लड़ाई होती है तो उसको सुलझाया जा सके। और कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, जो इंडस रिवर है वो चाइना से ओरिजिनेट होती है। जो इंडस रिवर आप लोग को देखने को मिलेगी, पर लेकिन चाइना स्टेटी का पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन में डालने के लिए पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होना,
अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बताता हूं, ये ट्रीटी जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रीटी है आज की डेट में। अगर आप लोग इसके बारे में बात करें, रीजन क्या है? रीजन है ओनली इंडिया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, अगर कल को पानी में कोई दिक्कत की जाती है तो वहां पर दिक्कतें देखने को मिलेगी। सोचो अगर हम पाकिस्तान की जगह होते और पाकिस्तान हमारी जगह होता, अब तक कितनी सारी चीजें चेंज हो चुकी होती, कितनी बार पानी को लेकर लड़ाई हो चुकी होती और कितनी बार उल्टी सीधी घटनाएं घट चुकी होती। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लोग एक तरीके से कहीं ना कहीं फिर भी शांति प्रिय देश की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमेशा कोशिश करते हैं कि एक सुलझा हो, एक चीजें सुलझ जाए, वो भी बीच बिचौलिया के चलते, तो वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अभी अगर बात की तो ये न्यूज में क्या है, रिसेंटली राज्यसभा के द्वारा स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर, इसके द्वारा कुछ बातें टेबल रिपोर्ट रखी गई है। उसमें बोला गया कि फ्लड मैनेजमेंट इन द कंट्री इंक्लूडिंग इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि बात करें बेसिकली इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू द ट्रीटी, जैसे चाइना, पाकिस्तान और भूटान। तो कई एक कंट्री है हमारे पड़ोसी देश, इनके साथ में जो रिवर आती है उसके चलते हमारी कंट्री में बाढ़ भी आती है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की बात की जा रही है। और 60 साल पुरानी जो ट्रीटी है यहां पर, इसको बात की जा रही है कि प्रेजेंट डे में एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि एक साइड में तो चाइना की साइड से एक्शन लिया जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, तो इसके चलते हम लोगों को भी अपनी चीजों को सुधारना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह कि अब थोड़ा सा हम लोग को पैटर्न में कुछ देखना पड़ेगा, चीजों को चेंज करना पड़ेगा, इस पैटर्न को हम लोग आगे लेकर नहीं चल सकते। जो कमिटी है वो रिकमेंड कर रही है यहां पर परमानेंट इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, ताकि यहां पर नेशनल इंटीग्रेशन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग ला सकें। कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग फ्लड को मैनेज कर सकें, उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो यहां पर सामने निकल कर आ रही है, ताकि फ्लड को मैनेज हम लोग कर सके। तो ये जरूरी भी है फ्लड को मैनेज करना, दुनिया भर के लोगों की जान चली जाती है, घर बह जाते हैं, लोगों की दिक्कत देखने को मिलती है। अभी फिलहाल क्या क्या चीजें हुई है, रेन पैटर्न चेंज हो गया, कहीं तो सूखा हो जाता है, कहीं बाढ़ पड़ जाती है, ग्लेशियर दुनिया भर के पिघल रहे हैं, तो आसपास वाले रीजन में पानी काफी ज्यादा बरस रहा है। इसी के साथ में काफी डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिमालयन वाले रीजन में जिस तरीके से लैंडस्लाइड और फ्लड देखने को मिल रही है, अभी देखा ना आप लोगों ने कितने सारे लोगों की जान चली गई, तो वो सारी चीजें यहां पर निकल कर आती है। तो प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको फिर से रिकाउंट करना चाहिए, उसके बारे में फिर से सोचना चाहिए किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, फिर से नेगोशिएट करना चाहिए, ताकि फिर से हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए। क्योंकि जब ये ट्रीटी साइन की गई थी तो ये सारी चीजें काउंट ही नहीं की गई थी, किसी को लग नहीं रहा था कि फ्यूचर में ऐसी भी चीजें हमको देखने को मिलेगी कि रेन पैटर्न इतने सारे चेंज हो जाएंगे, ग्लेशियर इतना ज्यादा पिघलेगा। किसको पता था 60 साल पहले कि हम लोग इस तरीके से रो रहे होंगे इन्वायरमेंट को लेकर, यार इन्वायरमेंट बदल रहा है, चीजें बर्बाद हो रही हैं। पर लेकिन आज की डेट में चीजें हैं ना सामने, तो इनका सॉल्यूशन निकालना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी के बारे में यहां पर बात की गई। अच्छा, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि यहां पर ये ट्रीटी के अंदर कोई चेंज आना चाहिए, तो आप लोग क्या बोलोगे इसके अंदर? ठीक है, होना चाहिए ना, पुराने टाइम पर जो चीजें थी, हो सकता है कि अब चीजें और अच्छे लेवल पर हम लोग चीजों को मैनेज कर सकें, तो रिव्यू तो होना चाहिए ना ट्रीटी का। तो इसके चलते बात की जा रही है। भूटान के साथ में भी हमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिकली अगर भूटान के साथ में बात करें तो भूटान के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव जो स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल एंड द फ्लड फोरकास्ट नेटवर्क ऑन द रिवर कॉमन ऑन इंडिया एंड भूटान, यानी कि इंडिया और भूटान के बीच में भी ट्रीटी आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमको उसको भी रिव्यू करना चाहिए, क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो सबको ध्यान देकर थोड़ा चलना पड़ेगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये थी कुछ बातें इसके बारे में। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अगली जो न्यूज है यहाँ पर, जो नेक्स्ट न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ से भी बोल सकते हैं, यहाँ पर स्टेट के अंदर भी जो चीजें उसके चलते भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो फंडामेंटल राइट के अंदर जाएंगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। इसमें कुछ फंडामेंटल राइट के बारे में बात करूंगा, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। ये यहाँ पर कुछ ऐसे आर्टिकल है जो अभी न्यूज में आ गए हैं। आखिर क्यों, रीजन समझेंगे। रीजन ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है उसको बेसिकली फिर से यहाँ पर स्टेट को पावर देने की कोशिश की जा रही है, जो कि यहाँ पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। समझिए क्या है बेसिकली। आप लोग मान लीजिए आज की डेट में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र से आप लोग स्टेट के अंदर ओबीसी में आते होंगे, कई सारी ऐसी कम्युनिटी है, पर लेकिन सेंटर के अंदर ओबीसी में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे याद होगा आप लोगों को पिछले कुछ दिनों में जब जाट रिजर्वेशन की बात चल रही थी काफी लार्ज स्केल पर, तो जाट कम्युनिटी जो है वो कई सारे राज्यों में ओबीसी की कैटेगरी में आती है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है इनको ओबीसी के अंदर रखना है क्या। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी काफी ज्यादा उस टाइम पर हाउल्ला हुआ था। ठीक है, हरियाणा के अंदर हाउल्ला हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ये ओबीसी जो है वो बेसिकली जाट कम्युनिटी ओबीसी की लिस्ट में आते थे, पर लेकिन आगे चलकर जब यहाँ पर सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर में ओबीसी के अंदर नहीं है। तो यानी कि स्टेट के हाथ में पावर थी कि आप लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन को ओबीसी के अंदर डाल सकते हैं, ये यहां पर थी।
तो इसके चलते यहां पर अभी क्या हुआ बेसिकली, ये यहां पर एक अमेंडमेंट किया गया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोला गया, जब हमारी कंट्री में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस लाया गया कि अब जो है ये जो पावर दे दी गई है ये पावर प्रेसिडेंट के हाथ में दे दी गई है, यानी कि स्टेट डिसाइड नहीं करेगा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा गवर्नर के साथ में कंसल्ट करके। तो ये अमेंडमेंट किया गया। तो आर्टिकल 15 का 4, 15 का 5 और 16 ये जो है बेसिकली कंफर्म करते हैं कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड अगर कोई है तो स्टेट उसको आइडेंटिफाई करे और उसको स्टेट जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड कराए ताकि एक तरीके से लोगों को फायदा हो सके। पर लेकिन ये पावर जो अमेंडमेंट करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुंचा तो ये पावर दे दी गई प्रेसिडेंट के हाथ में। कब से? जब मराठा कम्युनिटी का रिजर्वेशन वाला केस पहुंचा तो उस टाइम पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ये पावर भाई साहब गवर्नर के हाथ में नहीं है, ये पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में और प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि मराठा कम्युनिटी को कितना रिजर्वेशन मिलना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में गेंद आ गई। तो उसी को चेंज करने के लिए अभी फिर से यहां पर इनके द्वारा अमेंडमेंट लाया गया है। तो इसके चलते 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 2018 में, जिसमें यहां पर आर्टिकल 338 यानी कि 308 बी, इसी के साथ में 342 ए, ये आर्टिकल जब ऐड किए गए यहां पर तो 300 ये यहां पर 338 यानी कि 338 बी जो है वो स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए। तो उसके बारे में बात करें, जैसे हमारी कंट्री में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशन है, उसी तरीके से ये वाला कमीशन एस्टेब्लिश किया गया। इसी के साथ में 342 ए जो है वो प्रेसिडेंट के साथ में कंसल्ट करके गवर्नर के साथ में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी को आप लोग ला सकते हैं। तो इसका मुहिम ये इसका हवाला देते हुए यहां पर अभी हमारी कंट्री में क्या हुआ, जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला कि प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है अब यहां पर किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ओबीसी के अंदर लाने के लिए इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद में। तो ये पावर जो है स्टेट की छिन गई। तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिलने लगी कि स्टेट के हाथ में तो पावर ही नहीं रही, अब उसी में लेकर आना है। तो मराठा कम्युनिटी का रिजर्वेशन जो है वो बेसिकली रुक गया इसी के चलते। तो अभी उसी को चेंज करने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सके रिजर्वेशन के लिए, तो आर्टिकल 366 और आर्टिकल 338 बी ये यहां पर इसके अंदर चेंज किए जा रहे हैं कई सारे। बेसिकली यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्लैरिफाई किया जा रहा है कि स्टेट कैन मेंटेन द स्टेट ओबीसी और सेंटर अपना सेंटर की वाली बेसिकली मेंटेन करेगी। तो यहां पर सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है वो यहां पर आर्टिकल 366 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पहले हुआ करता था कि स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी और सेंटर अपने हिसाब से डिसाइड करेगी किसको ओबीसी में रखना है और किसको यहां पर बेसिकली दूसरी लिस्ट में रखना है, तो वही यथा स्थिति बनाने की बात की जा रही है इस अमेंडमेंट के द्वारा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में चेंज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ये पहले आप लोगों ने अमेंडमेंट किया इसके हिसाब से अगर मैं मानूं तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होनी चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो गलती की गई उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लैरिटी दी थी उसके बाद में। तो इसके चलते अभी यहां पर अगर ये अमेंडमेंट नहीं किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ओबीसी के अंदर कौन आना है कौन नहीं आना है। पर लेकिन अभी इस अमेंडमेंट के बाद में स्टेट गवर्नमेंट यहां पर डिसाइड कर पाएगी कि कौन इस कम्युनिटी के अंदर आना है, कौन लिस्ट के अंदर आना है, कौन नहीं आना है। तो ये है पूरा मुद्दा। समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या क्लियरिटी है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार बिल्कुल भी, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर उससे कोई मतलब नहीं रह गया लेक्चर सुनने का। तो थोड़ा सा रिपीट कर आप लोग सुन लिया कीजिए, अगर कहीं पर कंफ्यूजन होता है क्या बताया गया, फिर भी अगर समझ में ना आए तो फिर बताना, उसको फिर से रिपीट कर जाएगा आगे लेक्चर में जब भी कोई न्यूज आएगी तो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, ओके। आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं बेसिकली एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर मोटिवेशनल कोड देखी, ये चीजें समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट दे देखा जो कि काफी आप लोगों को पता होना चाहिए। शॉर्ट न्यूज में काकोरी जो बेसिकली ट्रेन एक्शन के बारे में जाना, दवाई के बारे में जाना, किस तरह डेवलप करने की बात की जा रही है, क्रिकेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, इसी के साथ में डीप ओशन मिशन के बारे में जाना, इसी के साथ में ये जो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हम लोगों ने जाना कि हम लोग लद्दाख में किस तरीके चीजों को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर बीसीसीआई कंट्रोल, ये सब चीजों के बारे में। यूएन के अंदर क्या चल रहा है और यूएसए किस तरीके से दोगलापन दिखा रहा है, वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी डिटेल में काफी अच्छे से। वाटर को लेकर इंडस वाटर ट्रीटी और वो क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हम लोगों ने काफी अच्छे से बात की, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और स्टेट के बारे में बात करें तो रिजर्वेशन और ये सारी चीजों को लेकर डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाई दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने टकटकी लगाकर देखा होगा, अगर हाँ तो क्वेश्चन के आंसर दीजिए। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है? कौन सी मिनिस्ट्री है जो डीप ओशन मिशन को इंप्लीमेंट कर रही है? यहां पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कहां पर हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाया जा रहा है? बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये यहां पर करेंटली बात करें तो कौन इसके यहां पर जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो यहां पर हेड है ये बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर क्रिकेट के अंदर ओलंपिक को लाने के लिए किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है? पहले ओलंपिक में कब था क्रिकेट, कौन कौन टीम खेली थी?
सॉरी, ये बताना है G4 के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है इंडिया और जापान के अलावा, कौन कौन सा आर्टिकल है जो कि क्या हुआ जो कि बेसिकली एक सेकेंड जो कि बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस है उसके बारे में। तो याद रखिएगा। देखिए कल तो आप लोगों का मैंने बेसिकली क्विज नहीं दे पाया था, आप लोगों को पता है कि परसों जो भी चीजें देखने को मिल रही थी, ठीक है, उसके चलते अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर ये 10 तारीख का क्विज है, उसका थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। कल का थोड़ा सा आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा क्योंकि चीजें छोड़नी नहीं चाहिए, एक बार रिवीजन मान लीजिएगा पीडीएफ को उठाकर, मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, ठीक है। और जो मैंने पीडीएफ बोला ना वो बच्चे के द्वारा अभी जो तैयार की गई नैनो मैगजीन एक जो बेसिकली मैगजीन की फॉर्म में है वो भी देखिएगा आप लोग। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च करने की बात की जा रही है कौन सी कंट्री का सैटेलाइट। इसी के साथ में ओलंपिक गेम के अंदर अगर बात करें 2016 ओलंपिक गेम के अंदर हम लोग 41वें नंबर पर यहाँ पर थे, अभी कौन से नंबर पर हम लोग पहुंचे, 4th पोजीशन पर पहुंच गए, ये गोल्फ के फील्ड में। तो कौन है वो पर्सनैलिटी, उनका नाम आप लोग को बताना है। अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा उज्ज्वला 2 लॉन्च किया गया, PMUI बोला जाता है, इसका नाम आप लोग बताइए। सागर जो है इसका एक्रोनिम बेसिकली किस चीज का है ये बताइए। AIIA क्या है ये आप लोग को बताना है। आयुष मिनिस्ट्री से रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है यहाँ पर जिसके द्वारा बेसिकली सपोर्ट किया जा रहा है, आसाम हैंडलूम प्रोजेक्ट उज्ज्वला अभियान, ठीक है, ये बताना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है जो यहाँ पर मैटरनिटी मोर्टेलिटी के बारे में बात करते हैं, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो कि यहाँ पर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करता है, महिला की। पार्ट कौन सा है यहाँ पर ये आर्टिकल जो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ में, ये आप लोगों से डिस्कस किया था। यूनाइटेड नेशन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए। एक एक कर देख लेते हैं। भूटान है जिसका सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को PMUY भी आप लोग बोलते हैं। सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, ये याद रखेगा। आयुर्वेदा बेसिकली आयुर्वेदा एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये बेसिकली यहां पर सपोर्ट करती है इस पर्टिकुलर स्कीम को ONGC के साथ में मिलकर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो मैटरनल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। 3.7 और 5.6 ये सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव जो राइट है उनके बारे में बात करता है। पार्ट जो 17 है ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक देखने को मिलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दूसरा जो है वो जीरो हंगर के बारे में बात करता है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। रियलिटी में अगर एंजॉय किया है तो फीडबैक देकर जरूर जाइएगा कि कितना आप लोगों को यहाँ पर अच्छा लगा। 5 घंटे की वीडियो का फीडबैक आप लोग 5 सेकंड में दे सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा भी कुछ लिखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। अगर पर्सनल कुछ चीजें शेयर करनी है तो यहाँ पर शेयर कीजिएगा। और फिर बोल रहा हूँ बुक वगैरह के बारे में अगर आप लोगों को लिखना है तो प्लीज ऊपर बुक लिख दिया कीजिए ताकि अलग से आप लोगों का मेल जो है वो दिख जाए, ठीक है, उसको उस तरीके से फिर देखा जाए, ठीक है। तो ये अलग से जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट रहता है वो प्लीज आप लोग ऊपर मेंशन कर दिया कीजिए। सब्जेक्ट से आसानी रह जाती है मुझे चीजों को हैंडल करने में, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन और जिसके पास में किताबें पहुंच रही हैं वो भी एक इन्फॉर्मेशन एक मैसेज आप लोग छोड़ दिया कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ चीजें ठीक तरीके से चल रही है, ठीक है। बाकी यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।